जैन साहब से जरा ये समझ लूं कि पहले भर्ती कैसे होती थी, क्योंकि वो सबसे प्रामाणिक व्यक्ति है इस पैनल में। और एक बात मेरे गले नहीं उतर रही और किसी के गले नहीं उतरेगी कि उनकी फोटो नहीं लगी, इसकी चिंता अखिलेश जी को क्यों? आपका उनसे कोई नहीं ना, ये चिंता सरकार करेगी, जिस पार्टी की सरकार है वो कर लेगी। नहीं, सारी समस्याओं को छोड़कर फोटो पर ध्यान क्यों केंद्रित हुआ समाजवादी पार्टी का, ये बड़ा विकट रहस्य। खैर, जैन साहब, जिस बात की ओर इशारा अमित शाह कर रहे थे, पर्ची खर्ची, जातवाद और भ्रष्टाचार, बोले ऐसे भर्ती होती थी उत्तर प्रदेश में। और जिस बात को बाकी सब लोग कहते, मुख्यमंत्री ने भी कहा अपने भाषण में, और मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि चचा और भतीजे झोला लेके निकल जाते थे वसूली करने भर्ती आते ही। क्या स्थिति रहती थी उत्तर प्रदेश में भर्ती की, पुलिस में खास तौर पर? देखिए, मैं इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मायावती जी को देना चाहूंगा जी। जब 2007 में सरकार आई, उस समय पूरा रिव्यू किया गया भर्ती का सिस्टम। आपको पता होगा, पूरी पूर्व की भर्ती निरस्त की गई, बाद में उसमें कोर्ट केसेस चले, बहुत से अधिकारियों के सस्पेंशन हुए, बहुत कार्रवाइयां उसमें हुई, बहुत विवादास्पद रही। उसके बाद ये भर्ती बोर्ड का गठन सबके सुझाव पर किया गया और भर्ती बोर्ड में को इंडिपेंडेंस उसकी एक्नॉलेज की गई और कहा गया कि ये एक एजेंसी के माध्यम से भर्ती कराएंगे, इसका सुपरविजन करेंगे और पूरी प्रदेश की पुलिस इसमें सहयोग करेगी। ये बहुत कई वर्षों तक बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। और ये जो 60,244 की भर्ती है, ये तो मैं अभूतपूर्व कहूंगा। इतनी बड़ी भर्ती मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान में पुलिस बल में कहीं नहीं हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल विश्व में नंबर 1 पर है। पुलिस बल जो सिविल पुलिस है, नंबर 1 पे है। और जिस तरीके से रिक्तियों की पूर्ति हुई है, करीब 2 लाख के ऊपर जो भर्तियां हुई हैं, और 28,000 या 23,000 की भर्ती फिर उसके विज्ञापन निकाल दिए गए हैं। बीच में जो कोविड में 2-3 साल का गैप आया, उसकी पूर्ति इसमें करना आवश्यक था। इसलिए ये बहुत बड़ी भर्ती हुई 60,244 की। और जिस प्रकार पीछे सेंधमारी हो गई थी और पेपर आउट हो गए थे, और इसमें बहुत नीचा देखना पड़ा था उत्तर प्रदेश पुलिस को, इस बार जो भर्ती हुई, इसमें कोई भी ऐसा प्रयास था जो था वो नहीं छोड़ा गया कि कहीं पर भी कोई चूक ना रह जाए। सर्विलांस सिस्टम है, सीसीटीवीज हैं, सिक्योरिटी का सिस्टम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है बहुत बेहतर तरीके से। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, नकलची अंदर ना आने पाए। रेलवे स्टेशनों पर आपने पढ़ा होगा, टेंट्स की व्यवस्था की गई, त्रिपाल लगवाए गए और शामियाने लगवाए गए, पानी की व्यवस्था की गई, बसेस चलवाई गई। ये सब बहुत अभूतपूर्व व्यवस्था थी जो की गई। और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेशन रहा। सिर्फ ये नहीं कि इसमें मजिस्ट्रेसी भी इन्वॉल्व थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी इन्वॉल्व थे। सब लोगों ने मिलकर ये बिल्कुल एक बीड़ा उठा लिया कि इस बार ऐसी भर्ती होगी कि जिसमें कहीं पर भी कोई शिकवा शिकायत किसी को ना रह जाए। और मेरा ये मानना है कि ये एक ऐतिहासिक भर्ती साबित होगी 60,244 की। और इस समय मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। जो और आगे भर्तियां होंगी भी, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, चाहे अन्य विभागों की हो, मैं समझता हूं कि अब एक मॉडल समझ में आ गया है। और इस मॉडल को अगर रेप्लिकेट किया जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, ये जो नकलची हैं और ये पेपर आउट करने वाले हैं, कि ये हिम्मत कर लें। कितनों की तो प्रॉपर्टीज जब्त हो गई, कितनों के खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे लग गए। तो अब मैं नहीं समझता कि किसी की शरारत करने की, किसी की कोई हिमाकत करने की हिम्मत किसी की पड़ेगी। जी, बिल्कुल ठीक बात कही जैन साहब ने। मैं इसमें एक छोटा सा सुझाव दूंगा पुलिस विभाग को, और बल्कि सभी विभागों के लिए, लेकिन अभी फिलहाल तात्कालिक तौर पर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो लोग
उसके नीति नियंत्रक हैं उनके लिए कहूँगा कि अच्छा है कि भाई एक बैकलॉग भी था काफ़ी समय से, कोविड के समय में कुछ 2-3 साल खराब हुए, सारी बात ठीक है, लेकिन एक साथ जब आप बहुत बड़ी भर्ती करते हैं तो फिर आगे नौकरी में उतने बड़ी संख्या में कुछ विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, उनका प्रमोशन को लेके, बहुत सारी चीजों को लेकर। आप भर्ती इकट्ठी मत करिए, टुकड़ों टुकड़ों में भर्ती होती रहनी चाहिए। अब 60,000 लोग, मुझे पता नहीं कैसे प्रमोशन होता है, ये तो जैन साहब जाने, में तो एक ऐसे लेमैन की तरह से कह रहा हूं। मान लीजिए 60,000 लोग एक ही तारीख को, एक ही वर्ष में, किसी वर्ष में दरोगा के लिए प्रमोट हो जाएंगे, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो गुड्डू को मना कैसे करोगे और रामलाल को दरोगा कैसे बना दोगे जब एक ही टाइम पर ज्वाइनिंग है? जैन साहब ये समस्या आएगी आगे चल के। हेड कांस्टेबल ही प्रमोशन हो, दरोगा हो, जो भी होता हो, मुझे नहीं पता, और फिर 60,000 दरोगा बना दोगे तो वो कहां तैनात रहेंगे? फिर 60,000 दरोगा एक ही तारीख को किसी एक वर्ष में इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाएंगे। अभी जैन साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि अभी स्थिति क्या है कि हमारे पास इतने बड़े पद हो गए पुलिस में। जैन साहब मेरी बात से 100% सहमत होंगे, और हर समझदार आदमी कि बड़े पद इतने हो गए, व्यक्ति इतने बड़े पदों को होल्ड करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उतने पद नहीं है काम की दृष्टि से। अब 100-200 एडीजी कहां खपाओ, क्या करें? एडीजी मोहल्ला सुधार समिति बनाएंगे क्या जैन साहब? नहीं ना। एडीजी तहसील बनेगा? नहीं ना। सैकड़ों आईजी, सैकड़ों डीआईजी, हम एक एक जिले में 12-12, 14-14, 15-15, 20-20 आईपीएस खपा रहे हैं कि नहीं खपा रहे हैं जैन साहब? खपा रहे हैं ना। एक कमरे में पता लगा 4 आईपीएस बैठे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं? ये सब समस्याएं, इन पर दृष्टि रहनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है सरकार को, योगी सरकार को भी और पुलिस के सिस्टम को भी। भर्ती समय पर कीजिए, चाहे अध्यापक की हो और चाहे पुलिस की हो। ठीक, सौरभ दुबे जी, अच्छा मेरे ख्याल से अमित शाह जी की फोटो नहीं लगी विज्ञापन में, इसको देखकर अचानक से समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी इतना भावुक क्यों हो गए, क्या लगता है? ऐसा लग रहा है उन्होंने दिल पे ले लिया, दिल पे चोट लगी, और मौर्य जी को मित्र कह दिया अमित शाह जी ने, तो सपा में लड्डू बट रहे। वो उनका, मौर्य जी का सम्मान बढ़ा इसलिए लड्डू बांटे जा रहे हैं सपा में, या इसके पीछे कोई और खेल है? क्योंकि मौर्य जी के लिए भी अशोक भाई तो भद्र पुरुष है, लेकिन इनकी पार्टी के कुछ लोग उनको स्टूल मंत्री भी बोलते रहे, इसलिए ये तो मैं नहीं मान सकता कि मौर्य जी के प्रति प्रेम है। फिर माजरा क्या है सौरभ जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपने जो एक बात रखी है, एक सुझाव दिया है, वो बहुत स्वागत योग्य है और निश्चित तौर पे सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात रखी। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब 60,000 भर्तियों में वो लोग रिटायर होंगे एक समय में, एक साथ 60,000 लोगों का रिटायर होना, वो भी एक कानून व्यवस्था के लिए चुनौती का विषय बन जाएगा। तो टुकड़ों टुकड़ों में 3 बार में या 4 बार में अगर ये भर्तियां होती तो और भी अच्छा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक हमने 2012 और 13 में देखा था कि पुलिस की भर्ती तो ठीक है, जो एसडीएम की भर्तियां हुआ करती थी, जो आपकी पीसीएस अधिकारियों की भर्तियां हुआ करती थी, उसमें पहला पैमाना होता था कि क्या आप एक विशेष जाति से हैं या नहीं है, और उसके बाद क्या आपके पास दूसरा धन है या नहीं है। और विशेष जातियों का जलवा ये था कि 86 एसडीएम की भर्ती होती है और उसमें 56 जो है वो यादव लोग जो है चुन करके आते हैं। 300 जो है पीसीएस अधिकारियों की भर्ती होती है, जिसके अंदर 75 से ज्यादा जो है वो यादव जाति के लोग आते हैं। मुस्कुरा तो रहे ये एक हैं, बहुत, ये ध्यान रखना जी हाँ, अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ देखिए ये एक देखिए थाना
थाना अध्यक्ष हो, सिपाही हो, वो क्षेत्र का सीओ हो, वो तो यादव होते थे, वो तो उसमें जो है कोई शंका नहीं थी। लेकिन एसडीएम अगर होने लगे और फिर पीसीएस अधिकारियों में इस प्रकार की भर्तियां होती थी तो वो समाज के लिए ठीक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरी ठीक बात आपने कहा, देखिए ठीक, मुझे अब उनका लगता है कि उत्तर ले लें, अब आदरणीय रुकना होगा अखिलेश सौरभ, यादव जी, उनका उत्तर ले लें। अशोक नहीं जी, बस 30 सेकंड, 20 सेकंड जी और जी 20 जी सेकंड जी अमिताभ, जी, 20 सेकंड। कहो। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझे लगा कि परिपक्व हो गए होंगे, क्योंकि देखिए सत्ता जब विरासत में मिलती है आपको, आपने संगठन में काम नहीं किया होता, मेहनत नहीं किया होता है, पिता के पुत्र के रूप में आपको सत्ता मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की अपरिपक्वता दिखाई देती है। क्योंकि मंच पर जब अखिलेश यादव जी खड़े होते थे, उनकी आदत में शुमार था अपने चाचा से झगड़े करना, अपने पिताजी से झगड़े करना, जिस प्रकार से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से झगड़ा किया, वो इसी तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी में देखना चाहते हैं। लेकिन उनको ये अवसर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, चाहे वो केंद्र का व्यक्ति हो, ठीक है चाहे सौरभ, राज्य का अब रुकना व्यक्ति होगा, हो। अब रुकना वहां होगा। पर एक अशोक यादव जी, आपने दिखाई सौरभ दुबे को देते हैं। सुना, वो बता रहे कि एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट सब आपने यादव बना दिए अपने समय में, दरोगा और अमिताभ जी, मुझे इंस्पेक्टर तो लगता यादव थे ही, ये भी बना दिए। देखिए मुझे लगता है अमिताभ जी कि सौरभ जी को माननीय योगी जी से एक बार पूछना चाहिए कि योगी जी आपने जब विधानसभा में यही बात बोली थी तो उस बात के उस बात को पुख्ता करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी समय निवेदन किया था विधानसभा अध्यक्ष जी से, तो लिस्ट टेबल कर दीजिए। आज कितना दिन हो गया, मुख्यमंत्री जी वो लिस्ट नहीं दिखा पाए। अब दूसरी चीज मैं कहूंगा कि सरकार का इतना नाकाम, अमिताभ जी, योगी सरकार का, कि 8 साल हो गए और एक भी ऐसी भर्ती, एक भी, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, एक भी ऐसी भर्ती हमारे रिजिम की अगर मैं कर रहा हूँ तो उसको साबित करने गलत तरीके से हुई है, और अगर गलत तरीके से हुई है तो उस पर एक्शन इन्होंने क्या लिया, अगर नहीं हुई है गलत तरीके से, यहाँ पे बिना मतलब को बात क्यों कर रहे हैं। और तीसरी बात, हमारे ओपी सिंह जी ने कहा, सौरभ जी ने कहा, वंशवाद, जिस वंशवाद को आप अखिलेश यादव जी से जोड़ते हो वही वंशवाद माननीय योगी जी कैरी करके आए हैं यहाँ पर। किसके उत्तराधिकारी है वो बताएं, ओपी सिंह जी की अगर बात हो तो, और सौरभ जी की हैसियत हो तो बता दें किसके उत्तराधिकार है योगी जी। क्या उनको रिश्तेदार नहीं थे जिसका उत्तराधिकार बने हैं योगी जी। और तीसरी बात बताऊंगा, सुन लीजिए सुन लीजिए नहीं योगी जी, अपनी बात में आती है। कौन सी वंशवाद की प्रक्रिया, वंशवाद की विरासत है। जाकर के बकायदे दीक्षा ली उन्होंने, दीक्षा लेने के बाद वहाँ के महंत बनाए गए और महंत बनने के बाद राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। वहाँ पर इतने वर्षों से लगातार सांसद रहे, विधायक रहे, तब जाकर के आज वो मुख्यमंत्री के रूप में है। देखिए आपको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। वंशवाद का जो आपने ये जो बात कही है, ये आपके परिवार के ऊपर लागू हो सकती है, आपके परिवार के ऊपर वंशवाद की बात लागू हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी तो वंशवाद, देखिए हंसेंगे, जो दर्शक होंगे अभी आदरणीय जो दर्शक लोग होंगे वो आपकी बात सुनकर हंसेंगे, कैसी बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वंशवाद की बात कर करके आपने मजाक को जो है मजाकिया लहजे में आपने अखिलेश यादव जी को तंज लेते हैं। आप अपने अखिलेश यादव जी पे तंज कस रहे हैं ना, नहीं वंशवाद कहाँ से, योगी आदित्यनाथ कहाँ से वंशवाद है बताइए। अगर अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र न होते तो क्या मुख्यमंत्री बन पाते, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाते। एक ही परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक ही परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर आप यहाँ पर बनता है, क्या ये वंशवाद है या कोई व्यक्ति दीक्षा लेकर के महंत बनता है और उसके बाद राजनीतिक जीवन 15-20 सालों के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर बनता है। बताइए, आप बताइए वंशवाद कहाँ से आया। वंशवाद की जन्मदाता समाजवादी पार्टी है, आपके लोग हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र को गद्दी सौंपी थी, अखिलेश यादव जी संगठन में 15 साल काम करके मुख्यमंत्री बनते तो इस प्रकार की अपरिपक्वता नहीं दिखाई देती। देखिए अगर 15 वर्ष तक आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर काम किया होता संगठन में तो इस प्रकार की अपरिपक्वता नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी ठीक है अशोक जी।